हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। गाइज, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड इग्नाइटेड फॉर टुडे सेशन। गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज इट्स केस बेस्ड एमसीक्यू। आइए डिस्कस करते हैं। ये अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट 4 मार्क का इसका थियरी ज्यादा आता है, बट स्टिल प्रैक्टिकल आपको पता ही है। वैल्यू एट रिस्क इज द एरिया, उसी से रिलेटेड फिर केस बेस एमसीक्यू भी है। लेकिन उससे पहले आइए जरा डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हियर वी गो। सो गाइस, सबसे पहले हमारा आता है, आपने सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड कि भाई सिक्योरिटाइजेशन, वाइल इन सिक्योरिटाइजेशन में, वाइल इन सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटीज जो इशू होते हैं वो स्पेशल पर्पस व्हीकल करता है, आर बैक्ड बाय लोन्स, रिसीवेबल्स, भाई कोई मॉर्गेज लोन्स, कोई एसेट बेसिक जो है एज द केस में कुछ कंज्यूमर फाइनेंस, कोई क्रेडिट कार्ड्स। तो सीडीओज, दैट इज कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस जो हैं, ये बैक्ड होते हैं बाय पूल ऑफ बॉन्ड, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। इसी तरीके से आरईआईटीज या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अदर सीडीओज। अब पॉइंट क्या है, क्या मेन टाइप ऑफ रिस्क है इन एसोसिएटेड विद द सीडीओज। तो ये कोलेटराइज्ड जो आपकी डेट ऑब्लिगेशन है उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क होते हैं? भाई सिंपल, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्या रिस्क होते हैं? नंबर 1, डिफॉल्ट रिस्क, कि भाई सामने वाला बंदा पैसे नहीं देता, प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं करता, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट रिस्क, इसको क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। डिफॉल्ट हो जाएगा बाय दी अंडरलाइंग पार्टी, वो नहीं पे कर रहे, तो प्राइम जो सफरर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ रिस्क आर इक्विटी या जूनियर ट्रेंच ऑफ द वाटरफॉल। कहने का मतलब जिनका जूनियर डेट है, जिनके सीनियरिटी नहीं है, जो सेकंड ट्रेंच में है, उनको ऑब्वियसली बात है, जैसे सेकंड मॉर्गेज वगैरह होता है ना, तो उनके लिए जो है ज्यादा रिस्क है। तो क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क एज द केस में भी यू कैन से नंबर 1। नंबर 2 इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। बेसिकली क्या है, इसको बेसिस रिस्क भी कहा जा सकता है। बेसिकली फंडामेंटल क्या है, ये राइज करता है ड्यू टू द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। कहने का मतलब एग्जांपल से समझते हैं, एक असेट है जो कि फ्लोटिंग रेट पे है, ओके, असेट है फ्लोटिंग रेट पे, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो फिक्स रेट पे है। असेट फ्लोटिंग रेट पे है, लाइबिलिटी फिक्स रेट लेट्स से 10% है, और इस केस में लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन चले गए, पता है चले असेट्स जितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, लाइबिलिटी उससे ज्यादा है, तो ये एक रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होने से हमारा जो फ्लोटिंग रेट वाले असेट्स हैं उसमें हमें नुकसान हो सकता है अगर मार्केट नीचे चली गई तो उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? स्वैप्स किए जा सकते हैं, ठीक है जी, फिक्स और फ्लोटिंग को स्वैप किया जा सकता है, कैप बाय की जा सकती है, इंटरेस्ट रेट जो अपना मैक्सिमम पेबल है उसको अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला अगर आपने बोरिंग कर रखी है, तो फ्लोर जो है एज द केस में भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर आपने बोरिंग कर रखी है तो उस केस में आप कैप इससे ज्यादा नहीं पे करूंगा, और अगर लेंडिंग कर रखी है तो फ्लोर सेल कर सकते हैं कि ओके जी चलो ठीक है, हम इससे कम इंटरेस्ट नहीं देंगे। और कॉलर्स, तो ये सारी चीजें जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में आप पढ़ते हैं, इनके ग्राफ्स भी पढ़ते हैं। कैप इस तरीके से दिखता है, फ्लोर्स इस तरीके का दिखता है, और कॉलर जो है इस तरीके का दिखता है। ये कैप एज वेल एज फ्लोर का मिक्सचर एज द केस में भी। एनीहाउ, तो दिस इज द सेकंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। थर्ड नंबर इज लिक्विडिटी रिस्क। बेसिकली क्या है, मिसमैच हो सकता है किसका, जो कूपन रिसिप्ट्स और पेमेंट्स है उसमें, सीडीओज में ये चीज लिक्विडिटी को अफेक्ट कर सकती है कि भैया जो पैसे आ रहे हैं और जो पैसे जा रहे हैं उसका मिसमैच हो सकता है, तो देयर कैन बी अ लिक्विडिटी रिस्क। प्रीपेमेंट रिस्क हो सकता है कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट डाउन चला जाए तो अनएक्सपेक्टेडली एकदम से प्रीपेमेंट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अगर डेटर्स के पास पुट ऑप्शन है जी, जिन्होंने एज द केस में भी उधार ले रखा है, उनके पास पुट ऑप्शन राइट टू सेल है, वो कहेंगे ले भैया मेरा लोन पकड़, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट है, वो पे बैक कर देंगे मनी और कहेंगे भैया हम 8% इंटरेस्ट है, हम 8% नहीं देंगे, हम मार्केट से 6% कर ले आके ये ले, वी हैव द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल या पुट एज द केस में भी। तो उस केस में अगर आपके असेट जो है वो फिक्स रेट के हैं, और इस केस में ये रिस्क अराइज करता है कि भैया आपको 8% नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर डाउन चले गए तो वो फ्रेश बोरिंग जो है, जो डेटर्स हैं वो 6% पे ले सकते हैं, वो किसी भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके आपको आपके पैसे वापस कर देंगे।
री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क, सिंपल सी बात है, जो भी पैसा आता है, जो भी आपके पास पैसा आता है उसको री इन्वेस्ट करना होता है, जो भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल आ रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करना होता है, और री इन्वेस्टमेंट जो है वो, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट एज गुड एज द यील्ड टू मेच्योरिटी जो इनिशियल में थी, तो उस हिसाब से नुकसान हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। और फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अगर सीडीओ जो है वो डेट्स हैं किसी और कंट्री से, भाई अपनी कंट्री नहीं, जैसे इंडियन रुपीज नहीं, कोई फॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड, यूरो एज द केस में, तो सीडीओज में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कि प्रैक्टिकल भी आता है कभी कभी रुक के, वैल्यू एट रिस्क, इसकी मेन फीचर्स क्या है? वैल्यू एट रिस्क जो है एक मेजर ऑफ रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट है। आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आपका कोई पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपके कोई इन्वेस्टमेंट है, उसका आप वर्स्ट के सिनेरियो को चेक कर सकते हो, एज वेल एज क्या लॉस हो सकता है मैक्सिमम, उसको चेक कर सकते हो। व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस। तो इसकी मेन फीचर्स क्या है, कंपोनेंट क्या क्या चीजें लेके चलते हैं वैल्यू एट रिस्क, आप लोगों को बताइए। एक तो टाइम लेके चलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जनरली 95 to 99% होता है, और 95 and 99% होता है। लॉस इन परसेंटेज या लॉस इन अमाउंट, ये भी निकाल सकते हैं आप। स्टैटिस्टिकल मेथड, आप स्टैटिस्टिकल टूल बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन लेके चलते हो। टाइम होराइजन डिपेंड करता है, आप इसको एक दिन, एक वीक, एक महीना, किसी भी पीरियड का निकाल सकते हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम लॉस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो एज द केस में। तो वैल्यू एट रिस्क इसकी मेन फीचर्स के साथ हमने डिस्कस कर दिया, ये इसकी मेन फीचर्स है। नेक्स्ट, ये सारे इसके फॉर्मूले में निकलते हैं, लगते हैं एज द केस में। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द एरियाज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एट रिस्क कैन बी अप्लाइड। तो आपको एरियाज बताने कहां वैल्यू एट रिस्क अप्लाई किया जा सकता है। तो वैल्यू एट रिस्क अप्लाई इन एरियाज में किया जा सकता है। भाई कहां मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में, इफ वी आर डूइंग ट्रेडिंग, तो उसके इसमें क्या मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है। फिर साथ में परफॉर्मेंस मेजरमेंट कि भैया इससे ज्यादा लॉस हो गया तो आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार ट्रेडिंग में। फिर फिक्स कर सकते हो लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल्स, फ्रंट ऑफिस, जो भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के, भैया हेलो इससे ज्यादा रिस्क मत लेना, इससे ज्यादा नुकसान मत कर लेना। फिर एनेबल करेंगे द मैनेजमेंट टू डिसाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी, भाई आपका लॉस कितना हो सकता है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। और टूल फॉर असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट फॉर द बैंक्स कि भैया आप अपने असेट्स को मैनेज करके चलें एज वेल एज लायबिलिटीज को मैनेज करके चलें। तो असेट्स में अगर ये इस तरह का रिस्क है तो यू नीड टू मैनेज एज द केस में भी, भाई आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है ना, इसलिए तो कि डाइवर्सिफाई करके चलो, भाई किसी में फायदा हो तो किसी में नुकसान हो तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा एज द केस में भी। What are the parameters to identify currency risk? करेंसी रिस्क और कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में भी हम लोग पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, सबसे पहली चीज हम लोग क्या कहते हैं, भाई गवर्नमेंट का एक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्शन, भाई इमीडिएट इंपैक्ट आता है करेंसी पे। जैसे फॉर एग्जांपल नोट छाप दिए, भाई इन्फ्लेशन हुआ है जी, और जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही थी, नोट छाप दिए, नए नोट छाप दिए, नए नोट छाप दिए, उससे क्या हुआ, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई एकदम से, और ज्यादा जो है वैल्यू ऑफ करेंसी डाउन चली गई। या फिर टेक एन एग्जांपल, यूके गवर्नमेंट ने एकदम से कहा हम यूरोपियन यूनियन से, हम भाई ब्रेक्सिट से आउट हो रहे हैं, तो उस केस में इमीडिएटली पाउंड जो है वो नीचे चला गया था, काफी नीचे चला गया था 1980s में, बट स्टिल फिर एज द केस में भी भाई वो अपनी इकोनॉमी पे ही जो है स्टैंड कर रहे हैं एज द केस में भी। तो उसका एकदम से इंपैक्ट हुआ था, और देखो यूरो जो है वो तो इट हैज ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एनीहाउ, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम जो फॉरेक्स में हम लोग पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में, एज वेल एज परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम, इन्फ्लेशन रेट। भाई करेंसी एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री एज वेल एज, भाई हमारी अपनी कंट्री का इंटरेस्ट रेट और दूसरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, जो है उसको लिया जा सकता है। नहीं तो परचेसिंग पावर पैरिटी कि भाई वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है, दूसरी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है, उनको देखा जा सकता है। फिर नेचुरल कैलामिटीज का भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर नेचुरल कैलामिटी कोई वॉल्केनो हुआ, कोई अर्थक्वेक आया, कोई ड्रॉट आया, या किसी तरह का जो कुछ अदरवाइज कोई नेचुरल कैलामिटी रही, तो दैट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द करेंसी। वॉर, कूप, रिबिलियन, अब भाई हम लोग बोले अगर रशिया यूक्रेन का वॉर बोल रहे हैं, या एज द केस में भी ईरान और उसका इसराइल का वॉर बोल दें, या वेनेजुएला को जो है अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया, इन चीजों को कर दे, इराक को टेक ओवर कर लिया, अफगानिस्तान को कर लिया, तो इसका क्या है, वॉर, कूप, रेबिलियन, इनका ऑल दीज एक्शंस हैव एन इंपैक्ट ऑन द करेंसी एक्सचेंज रेट्स। बेसिकली जो इराक वॉर था वो भी जो है
बिल तो इस पर भरा था कि भैया इनके पास बहुत ज्यादा डेंजरस वेपन्स हैं, जबकि जो है वेपन्स नहीं, ऑयल का ही गेम था। वेनेजुएला भी हाँ जी ड्रग्स हैं, है तो सारा ऑयल का ही गेम एज द केस में भी, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी। चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ गवर्नमेंट भाई, अगर गवर्नमेंट का जो है कैसा व्यवहार है, कैसा एटीट्यूड है टुवर्ड्स दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में कैसा व्यवहार है, वो उसको एफडीआई जैसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहें उसको प्रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हेल्प्स आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क एज वेल एज भाई हम अपनी कंट्री में करेंसी आने देंगे फॉरेन करेंसी लेकिन जाने नहीं देंगे, किस तरह की आपकी पॉलिसी है। तो मिनिमाइज करना है अगर फॉरेन करेंसी रिस्क को, तो मनी मार्केट हेज, ये हम लोग सारी फॉरेक्स में पढ़ते हैं, करेंसी ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, होम करेंसी में इनवॉइसिंग करेंसी कर सकते हैं, इसको करेंसी इनवॉइसिंग कहते हैं, एंड करेंसी फ्यूचर्स, ये सारी चीजें जो है की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। How a company can identify and manage counterparty risk effectively, counterparty risk को कैसे इफेक्टिवली, पहले तो counterparty risk को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। देखो भाई अल्टीमेटली मैनेज करना बात की बात है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज करना है पोटेंशियल वार्निंग साइंस, क्या हिंट्स हो सकते हैं हमारे पास, और फिर उसको मिटिगेशन टेक्निक्स मैनेज कैसे करना है वो भी अभी देखेंगे। टेक्निक्स टू मैनेज वो देखते हैं बाद में, पहले हिंट्स देखते हैं। भाई सामने वाली पार्टी को नेसेसरी रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल हो रही, मैन मनी मशीन मटेरियल नहीं हो पा रही प्रोजेक्ट को या ट्रांजैक्शन को अंडरटेक करने के लिए, या रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की, हॉस्टाइल एक्शन है फॉरेन गवर्नमेंट का, या थर्ड पार्टी जो है उसने लेट डाउन किया है, नहीं करने दे रहे वो इस ट्रांजैक्शन को, या पार्टी जो है जो हमारी काउंटर पार्टी है इंसॉल्वेंट हो गई। तो इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसको क्या ड्यू डिलिजेंस करो बिफोर डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, और सारा का सारा कमिट मत करो एक ही एंटिटी को, एक ही ग्रुप को, ठीक है, कनेक्टेड एंटिटीज को। बेटर डाइवर्सिफाई, नो योर एक्सपोजर लिमिट्स, अपनी एक्सपोजर लिमिट देखो, डाइवर्सिफाई करो, एक ही पार्टी के साथ मत खेलो सिर्फ। रिव्यू लिमिट्स प्रोसीजर्स फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली, ठीक है जी, रिव्यू करो क्या चीज, लिमिट्स एंड प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली। रैपिड एक्शन इन इवेंट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट्स, रैपिड एक्शन लो किस चीज का, कि अगर डिफॉल्ट होगा तो क्या करेंगे, और अगर पॉसिबल है इंश्योरेंस ले लो, कोई अदर इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरीके से कि ये डिफॉल्ट कर गया तो आप कॉम्पनसेट कर देना, कुछ इंस्टीट्यूशन को पकड़ लो एज द केस में जो हेज कर दें आपके रिस्क को, कोई परफॉर्मेंस गारंटी ले लो एज द केस में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन होस्ट कंट्री, फॉरेन होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाय विच कंट्री रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक्शंस क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट होस्ट कंट्री, एक्सप्लेन हाउ कंपनी को इस रिस्क को असेस करना चाहिए। असेस बाद में करते हैं, पहले तो गवर्नमेंट क्या क्या एक्शंस ले सकती है, रिस्क कैसे जो है होस्ट कंट्री के अंदर क्या रिस्क है को, इंसिस्टेंस ऑन भाई हमारा रेजिडेंट इन्वेस्टर ही होगा, हमारी रेजिडेंट लेबर ही होगी, बाहर से लेबर नहीं आएगी, रिस्ट्रिक्शन कन्वर्जन ऑफ करेंसी नहीं, हम लोग जो है इस रेट पे ही होगी एज द केस में भी, बाहर के जो फॉरेन एसेट्स हैं लोकल गवर्नमेंट जो है एज द केस में उसको एक्सपोप्रिएट कर लेती है, कहने का मतलब अपने कंट्रोल में रख लेती है कि नहीं भैया तुम्हारा कोई राइट नहीं है इसके ऊपर, प्राइस फिक्स कर देती है एज द केस में यही प्राइस होगा प्रोडक्ट पे। तो ये सारे रिस्क है। अब इस रिस्क को अल्टीमेटली कैसे असेस किया जा सकता है कंट्री रिस्क को, तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल रैंकिंग देखो जो पब्लिश हो रही है डिफरेंट बिजनेस मैगजीन्स में कि इस कंट्री की कैसी जो है पॉलिटिकल रैंकिंग है, फिर इवैल्यूएट करो इसकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके इन्फ्लेशन रेट, जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉट मेनी थिंग्स देखो, एनालाइज करो पॉपुलैरिटी ऑफ द करंट गवर्नमेंट और असेस करो कि स्टेबल है तभी इनकी करंट पॉलिसी चलेगी, नहीं तो नई गवर्नमेंट तो आते पहले पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एकदम से चैलेंज करके हटा देती है। और टेक करो एडवाइजर्स फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ होम कंट्री, हमारी होस्ट कंट्री में जो हमारी एम्बेसी है उनसे पूछो भैया कैसा चल रहा है, क्या माहौल है, क्या लगता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहां से एडवाइस लो। नेक्स्ट, मिस्टर पी के इंपोर्ट्स, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से इंडिया में, प्रोसेस करते हैं और फिर फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करके अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट कर देते हैं। बताओ कितने तरह के रिस्क मिस्टर पीके को हो रहे हैं। अरे बड़े रिस्क है, एक तो करेंसी रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क कि भाई रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर चाइनीज युआन महंगा हो गया तो, फिनिश गुड्स जो है यूएसए में जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर यूएस डॉलर वीक हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क की युआन महंगा हो गया इंडियन रुपीस के अगेंस्ट और यूएस डॉलर जो है की वीकनेस आ गई, तो उस केस में जो है इनकी कॉस्ट बढ़ सकती है, रेवेन्यूज घट सकते हैं, डिपेंड करता है।
फिर पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिस्क, भाई हो सकता है ट्रेड पॉलिसी बदल जाए, भाई डोनाल्ड ट्रंप कम्स इन एंड सेज ट्रेड पॉलिसी, हा हा टैरिफ लगाऊंगा, 50% टैरिफ लगाऊंगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर कहीं चाइना या इंडिया में या यूएस में कहीं पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए तो उससे भी कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या एक्सेस टू मार्केट जो अफेक्ट हो जाएगा। फिर मार्केट रिस्क, डिमांड फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, भाई वहां की मार्केट यूएस में वो फ्लक्चुएट कर गई तो बताओ सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। और रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क में क्या है, मिस्टर पीके मस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशंस इन ईच कंट्री, हर कंट्री के रेगुलेशंस को जो है इन्हें, भाई इंडिया है, चाइना है, यूएस है, सबको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शंस को। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी लॉज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कस्टम्स रेगुलेशन, सबको इन्हें जो है एडहर करना पड़ेगा एज द केस में भी। तो ये तरह के रिस्क है, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिस्क, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। तो that finishes off the most important questions of risk management, theory questions। अब डिस्कस करते हैं आपका केस बेस एमसीक्यू। Here we go। मिस्टर बी इज अ रैशनल रिस्क टेकर, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर बी कौन है? रैशनल रिस्क टेकर है, वो रिस्क लेते हैं लेकिन रैशनली जो है डिसीजन लेते हैं। ही टेक्स हिज पोजीशन इन अ सिंगल स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 4 days इन अ वीक, 4 दिन इन अ वीक में वो रिस्क लेते हैं, बड़ा सेंस वो पोजीशन लेते हैं। देखो एक्चुअली बड़ी इंटेलिजेंट वाली बात है। वो क्या करते हैं, वो ही डज नॉट टेक पोजीशन ऑन फ्राइडे, क्योंकि पता नहीं वीकेंड पे क्या होगा। भैया अचानक ही कुछ ट्रंप की जो है अनाउंसमेंट आ जाएगी और आपका सारा कुछ जो है गड़बड़ हो जाएगा, या चाइना रिटेलिएट कर जाएगा, जो टैरिफ वॉर है वो चालू हो जाएगी, व्हाटएवर है जी। अचानक ही जो है वीकेंड्स पे जो वॉर्स होती हैं, आप किसी भी तरह की वॉर्स देख लो, वो सारी की सारी फ्राइडे के बाद ही होती है। तो एनी हाउ, तो इसीलिए पोजीशन नहीं ले रहे फ्राइडे को, टू अवॉइड वीकेंड इफेक्ट, एंड टेक्स पोजीशन ओनली फॉर 4 days इन अ वीक, दैट इज मंडे टू थर्सडे। वेरी रैशनल जो है ये बंदा इन्वेस्टर है, या जैसा भी आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म पोजीशन अपनी होल्ड करता है। मंडे टू थर्सडे में ही ये अपने सौदे जो है काट देता है। कहते हैं ट्रांसफर्स अमाउंट ऑन मंडे, मंडे को अमाउंट ट्रांसफर करता है, एंड मंडे मॉर्निंग को डाल के विड्रॉ कर लेता है बैलेंस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो थर्सडे तक जो ट्रेड करना था कर लिया था, फिर उसके बाद जो है फ्राइडे मॉर्निंग इसके अकाउंट में, भाई आज की डेट में आपको पता ही है जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, आप थर्सडे को उसने एंड ऑफ द डे पे उसने ट्रांजैक्शन क्लोज किए और उसके बाद फिर फंड जो है ट्रांसफर करेगा, तो फ्राइडे को इसके अकाउंट में वापस से आ जाएंगे। He desires to take a maximum exposure in a single stock, not a portfolio। कहता है किसी एक सिंगल स्टॉक में अपन ना इन्वेस्ट करेंगे, पोर्टफोलियो नहीं बना रहे। और वैल्यू एट रिस्क जो है शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट, भैया जितना बैंक अकाउंट में पड़ा है उससे ज्यादा वैल्यू एट रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। वो कहते हैं द पोजीशन बाय हिज मैनेजर एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इज टेकन ऑन द फ्री बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट। तो वो कह रहा है फ्री बैलेंस जितना भी लाइंग इन द बैंक अकाउंट है, ओके, तो उसमें इन द मॉर्निंग ऑफ मंडे, ईच मंडे मॉर्निंग, उसमें हम लोग जो है उसके हिसाब से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है इनके जो टू द मैनेजर एज द केस में, द पोजीशन ऑफ हिज मैनेजर, कि भैया तू मंडे को जितना पैसा मैं जमा करा रहा हूं उसमें तू गेम खेल ले। कहता है मंडे मॉर्निंग पे बिफोर ओपनिंग द कैपिटल मार्केट ही ट्रांसफर्ड, भाई साहब 11 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो भी है ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट में, तो ये अवेलेबल है उसके पास। साथ में फिक्स डिपॉजिट भी उसके मैच्योर हो गए मंडे को, ओके, तो 11 करोड़ इनके पास ऑलरेडी है, 11 करोड़, ओके। साथ में इनके पास ये मैच्योरिटी अमाउंट एफडी भी कोई मैच्योर हो गई, कितने की? 63,42,560 की। तो इनके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट आ गया, 11 करोड़ 63,42,560, इतना अमाउंट इनके बैंक अकाउंट में आ गया, क्रेडिट हो गया इनके बैंक अकाउंट में मंडे मॉर्निंग में। और वो कह रहे हैं लेकिन मिस्टर बी ने इंटीमेशन उनको मिली इवनिंग में कि भैया हेलो, मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रुपए एट ऑल टाइम्स रखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना मैक्सिमम एक्सपोजर अपना रख सकते हैं, कितना मैक्सिमम जो है ये गेम खेल सकते हैं, 1163.42 की जगह 41,560, इतने का एक्सपोजर ये लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो कह रहा है अवेलेबल अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड बाय मिस्टर बी फॉर पोटेंशियल एक्सपोजर 4 days मंडे मॉर्निंग का। तो गाइज 1163.41,560, ये पहला सवाल, पहला पार्ट 2 मार्क हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइज उसने आगे क्या कहा, देखो गाइज कभी भी आप इस तरह के सवाल पढ़ें, कभी भी केस स्टडीज, केस सिनेरियो के आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए।
फर्स्ट यू शुड रीड द रिक्वायरमेंट ऑलवेज। बड़े क्वेश्चन हो तो उसमें पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको क्लैरिटी रहेगी। तो फर्स्ट स्ट्रेट अवे नीचे रिक्वायरमेंट, जैसे ओके जी ये वाली चीज है। दूसरी चीज, अब जी स्कोर से हमें जो है 99% कॉन्फिडेंस लेवल मिस्टर बी का वैल्यू एट रिस्क अभी निकाल देंगे। बहुत सिंपल, हमने इसमें जो है आपकी टेबल देखनी है, जी टेबल एज द केस में भी ये देखनी है 99% कॉन्फिडेंस। इसके लिए तो ऊपर का क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है भाई, 99% ये रहा, मैंने आप लोगों को स्टैंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। अब इस केस में अगर आपने 99% ढूंढना है गाइस, 99%, ये मैं ढूंढ रहा हूं बीच में 99%, यू ऑल्सो ट्राई एंड सी 99, 99, 99, अभी तक नहीं आया। ये 99% का सबसे ज्यादा नियरेस्ट ये है 99.01। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा वैल्यू एड्रेस जो है वो 2.3 के आगे कितना 00, 01, 02, 03, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 00, 01, 02, 03, तो 2.33 ये आपका आ गया है VAR 2.33। तो गाइज इफ यू विल सी हियर वी गो, क्या हमारे पास 2.33 का ऑप्शन है? यस, 99% कॉन्फिडेंस लेवल देख लिया हमने मिस्टर बी का वैल्यू एड्रेस का। तो वैल्यू एड्रेस जो है आपका इनका है 2.33, ये भी हमारा खत्म हो गया है। फिर इसके बाद कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स निकालो, मीन रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक वाई निकालो। एक काम करते हैं, वापस आते हैं। तो गाइज यहां देखो, ये स्टॉक एक्स दिया हुआ है, ये स्टॉक एक्स दिया हुआ है, ये स्टॉक वाई दिया हुआ है। प्लेन एंड सिंपल, अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने हो भाई, ये आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये फंडामेंटल देखते हो कि भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखा जाता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन रिटर्न अगर आपने निकालनी हो, दिस हाउ इज दिस कैलकुलेटेड? वेरी सिंपल। आपको अगर पास डेटा दिया होता है तो एक्सपोज डेटा का मीन आप जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो जितना भी पीरियड ईयर्स जो दे रखे हैं या जैसा भी है मंथ्स, जो जिस भी तरह का डेटा दिया होता है, डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ पीरियड्स। अब यहां पर क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक, अगर फ्यूचर का एक्स एंटिसिपेटेड डेटा का होता है तो उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। भैया ये लेट्स से बूम इकोनॉमिक कंडीशन में, नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन में, रिसेशनरी इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाटएवर आर दी इकोनॉमिक कंडीशंस, तो अलग अलग सिचुएशन उसने दे रखी है। उसने कहा भाई हमारी रिटर्न जो है 6% होगी, 7% होगी, 8% होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपने यहां देखी हुई है, यहां पर दे रखी है, दिस 9% होगी, 10% होगी। ये किसकी है गाइस? दिस इज एक्स। इस तरीके से वाई की 4% रिटर्न और उनकी बाजू में प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो आपने अगर इनकी मीन रिटर्न रिस्पेक्टिवली अगर निकालनी है, पहले अभी आपको क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स निकालनी है। गाइस ये लीजिए, मैं आप लोगों को यहां पर ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं। हियर वी गो। सो गाइस कैलकुलेटर आप लोग भी उठा लेंगे और उससे जो है कैलकुलेशन करनी शुरू कर देंगे। हियर वी गो। तो गाइस यहां देख सकते हैं, सबसे पहली चीज दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस, ऐसे करते जाएंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, राइट। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं कि मेरे को एक साथ सारा का सारा दिख जाए। तो गाइस हियर वी गो। स्टॉक एक्स का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ठीक है, ये जितना भी आया गाइस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, आपने इसको इज इक्वल टू करके मेमोरी डाल देना है। फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, जितना भी आया मेमोरी डाल देना है, मेमोरी प्लस। फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी डाल देना है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी डाल देना है। और लास्ट 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी में डाल के मेमोरी रिकॉल करना है। आपका 8% आ रहा है रिटर्न। आपका मीन रिटर्न जो है वो कितना आ रहा है गाइस? ये 8% इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स 8% आ रहा है। कहानी खत्म। दिस इज डन। फिर इसके बाद गाइस अगला नंबर क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक वाई भी निकाल के बताओ। तो गाइस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक वाई अगर आपने निकालना है वो कैसे निकाला जाएगा? अगेन आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई प्लस, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आपने मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई। तो गाइस ये लेट्स डू द मैथमेटिक्स वंस अगेन। मैं यहां पर आप लोगों को ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो गाइस ये हमने मेमोरी उड़ा दी, मेमोरी कैंसिल कर दी। अब इसके बाद जो है वंस अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू, ये मेमोरी में डाल देते हैं। फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू, मेमोरी में डाल देते हैं। फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू, मेमोरी में डाल देते हैं। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी में डाल देते हैं। फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी में डाल देते हैं। मेमोरी रिकॉल करते हैं तो ये भी 8% आ रहा है। अरे रिटर्न तो दोनों की सेम है, 8% इसकी रिटर्न है, 8% वाई स्टॉक की भी रिटर्न है। गुड फॉर यू।
अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में वो क्या कह रहा है, यार इन विच स्टॉक शुड मिस्टर बी, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न, अपनी रिटर्न मैक्सिमाइज करनी है, रिटर्न तो दोनों में 8% है। कहता है while maintaining his value at risk within the acceptable limit, stock X लूं, Y लूं, both equally good हैं, या neither of the stock is suitable। तो guys इस केस में क्या है, अब आप what you can do is you can calculate इनका value at risk, Z is equal to X minus mu divided by standard deviation। X क्या होता है, possible return of portfolio to be checked, ठीक है जी। म्यू आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे यहाँ 8% हमारा आ चुका है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसको और कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर जो है वैल्यू एट रिस्क, अगर आपने 4 दिन का अगर निकालना है, वैल्यू एट रिस्क फॉर 4 डेज निकालना है, तो वैल्यू एट रिस्क जो आपका 1 डे का आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय आपने √4 कर देना है, जो भी वैल्यू एट रिस्क ऑफ 1 डे होगा उसको ऐसे करके आप कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं। तो गाइस वैसे उसने कहा हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात, उसने कहा है भाई जितना मेरा फंड्स है उससे ज्यादा मेरी वैल्यू एट रिस्क नहीं होगी। उसने क्या बोला है, उसने कहा भाई मेरा ना, मैं पोजीशन ऑफ द मैनेजर कि भैया मेरे को खेलना क्या है, मेरे को वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट, जितना बैंक अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा नहीं। तो यार सिंपल सी बात है 100%। तो अल्टीमेटली क्या है, सिंपल सी बात यह है 100% का क्या मतलब है, आप तो वैल्यू एट रिस्क अगर ये वाले स्टेप्स ना भी करो, आप सिर्फ और सिर्फ इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो। देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए एक्स और वाई दोनों की एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% आ रही है, दोनों में रिटर्न मैक्सिमाइज तो किसी केस पे नहीं हो रही, किसी सिचुएशन में नहीं हो रही। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं इनका निकालूं, गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, आइए स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपकी पॉकेट बुक या रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक से। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो एक्सपोज डेटा से तो ऐसा निकलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईयर 1 माइनस मीन रिटर्न स्क्वायर, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईयर 2 माइनस मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न स्क्वायर, ऐसे करके चलते जाओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईयर एन माइनस मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और फिर रूट कर देते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये एक्स एंटी, यहाँ तो एक्स एंटी डेटा मैंने तो आपको प्रोबेबिलिस्टिक डेटा दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जो भी है फर्स्ट ईयर, या जो भी है फर्स्ट ईयर नहीं, यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन, इन माइनस मीन रिटर्न स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 1, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न 2 माइनस मीन रिटर्न स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So guys, what we are going to do is we are going to calculate standard deviation। ये हम लोग standard deviation of x में यहाँ पे यहीं पे इसी के नीचे निकाल के दिखा देता हूँ standard deviation of x। तो guys ये देखो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात, 6 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 7 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 0.25 प्लस 8 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस, अगला क्या है 9.25, ओके 9 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 0.25, और लास्ट में ये 10 माइनस 8 था स्क्वायर इंटू 0.1, और फिर इसको आप अंडर रूट कर देंगे, ये ठीक है जी, परफेक्ट है। तो गाइज इसी तरीके से आप y का भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। कैसे, यही 4 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस, दूसरा देखो 6 माइनस 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस, और देखें ये हो गया था 6, फिर 8 माइनस 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस, ये 0.4 भी हो गया, लास्ट 2 यहां से ले लेते हैं, 10 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 12 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 0.1, और फिर आप इसे रूट कर देंगे 6, बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइस दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दिखाते हैं, आइए जरा मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या करना है, ये 6 माइनस 8 इज -2, तो 2 नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इनटू इज इक्वल टू करके तो आपका पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू मेमोरी में डाला, फिर ये 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.25 ये भी मेमोरी में डाला, फिर ये भी जो है अगला ये तो 0 हो गया 8 माइनस 8, फिर ये 1 इंटू ये भी मेमोरी में डाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू मेमोरी 0.4 आ गया, ये 1.3 आया है इस द केस में भी। इस 1.3 को अब हम लोगों ने क्या करना है गाइस, अंडर रूट कर देना है, जो कि आ रहा है 1.14 अप्रोक्सीमेटली। तो गाइस दिस इज कमिंग टू 1.14
4%। सो गाइज अब इसी तरीके से हम लोग y को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आइए जरा देखते हैं। ये पहला नंबर इधर आ जा भाई। तो हम लोगों ने क्या किया गाइज, मेमोरी कैंसिल, पहले तो मेमोरी कैंसिल उड़ा दो भाई, 0 0 कर दो। फिर ये -4 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू ये मेमोरी में चला जाएगा। फिर ये 2 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, और इसको इनटू 0.2 कर दोगे तो ये भी मेमोरी में चला जाएगा। ये तो 0 है। अगला 2 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू और इनटू 0.2, अगेन यही वाला आ जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा। और 4 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू ये भी मेमोरी में चला जाएगा। मेमोरी रिकॉल करेंगे 4.8 आएगा, उसको रूट कर देंगे तो 2.19 1 भी कह सकते हो या 2.19 कह सकते हो, एज द केस में। सो गाइज इस हिसाब से अगर इस हिसाब से मैं कहूं तो बड़ा सिंपल सी बात है। क्या सीन है हमारा, 1.14 इसका स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, इसका 2.19 आ रहा है। यार देखो, अगर मेरे को वैल्यू एट रिस्क, अब मैं पहले जी टेबल देख के प्रोबेबिलिटीज निकालूं, सिंपल सी बात है, रिटर्न तो दोनों में सेम है भैया। इसका रिस्क कम है, मैं 100% रिस्क लेने को तैयार हूं भैया, ये मेरे लिए बेस्ट है, एज सिंपल एज दैट। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई उसने ऊपर जो सिस्टम दे रखा है उसके हिसाब से तो यही चीज होगा। बाकी अगर उसने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये वाला सिस्टम, ये वैल्यू एट रिस्क के हिसाब से चलना है, तो फिर से हम लोगों को जो है जी टेबल में इस चीज को चेक करना पड़ेगा। तो एज द केस में भी, और फिर ऑब्वियसली 4 डेज है तो 4 डेज में आपको जो है यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल हैव टू चेक इट एज द केस में भी। इस तरीके से आपका हर तरीके से दिस वुड बी बेटर। स्टॉक एक्स हेंस आपके लिए बेस्ट होगा। स्टॉक एक्स अगर आपने चॉइस करनी है तो गाइज यू विल से ईस्ट और वेस्ट, स्टॉक एक्स इज द बेस्ट। तो आपने यहां पर स्टॉक एक्स पे जो है क्लिक कर देना है। थैंक यू। स्टॉक एक्स जो है हमारा बढ़िया आ रहा है, और इसी चीज को आंसर्स में अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं, आंसर की आप लोगों को दिखा रहा हूं। लेट अस सी, हियर वी गो। सो गाइस हमने देखा ही था कि हमारा इसका आंसर जो आ रहा था फर्स्ट का बी आ रहा था, आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट का बी आ रहा था, यस। फिर इसी तरीके से सेकंड का सी आ रहा था, यस। इसी तरीके से ये हमारा थर्ड का बी आ रहा था, ग्रेट, थर्ड का बी। फोर्थ का हमारा बी आ रहा था, ग्रेट, बी से प्यार है। लेकिन यहां पर जो है लास्ट वाले का ए आ रहा था, एंड दैट फिनिशेस ऑफ योर फर्स्ट पार्ट।